वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस। माई सेल्फ अनुपमा। और आज हम लोग बच्चों 9th सीबीएसई का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है बच्चों, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों अभी देखिए, चैप्टर का अगर नाम देखा जाएगा तो नाम क्या लिखा गया है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल का मतलब क्या है, तो फंडामेंटल का हम ये मतलब समझ सकते हैं द बेसिक यूनिट। मतलब अगर मानिए कोई भी चीज जिसको हम बोल सकते हैं जिनके पास लाइफ है या फिर जिनको हम बोलते हैं वो जिंदा है, तो उनके बॉडी में चाहे वो एक पेड़ हो, एक एनिमल हो या फिर एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो उसका बॉडी का सबसे स्मॉलर पार्ट जो होता है उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, फंडामेंटल। और उसके बाद लिखा गया है क्या है, द यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स सबसे छोटा वाला कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको भी हम मानते हैं, तो उनके बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट जो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखेगा, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और आज हम ये देखेंगे कुछ हमारे जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो स्ट्रक्चर है, उसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट और उनका रोल क्या होता है। तो बच्चों अगर मैं बोलूंगी कोई चीज, जैसे कि लिखा गया है कि अगर हमारे आसपास के हम कुछ चीजें एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि मानिए ये एक बड़ा सा टावर है, ये एक बड़ा सा मोन्यूमेंट है, जैसे कि देख सकते हैं पहाड़ों वाला होता है, और एक होता है बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये सारे स्ट्रक्चर जो हमारे ये आसपास होते हैं, ये सबको हम बोल सकते हैं कि वो देखने में एक दूसरे के साथ अलग भी होते हैं, और इनके स्ट्रक्चर जो होता है, इनका जो ये शेप साइज जो होता है, ये हमेशा वहाँ पे सेम ही रहने वाला है। कभी भी कोई भी केसेस में बदलने वाला तो है नहीं। और उसके साथ ये बोल देते हैं उनका शेप साइज, ये सारे चीजें क्या होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होंगे, हमेशा जैसे थे वैसे ही रहेंगे। माने जैसे कि टावर है, तो आप आज देखेंगे जैसा उसका स्ट्रक्चर था, अगर इसको आप 2 साल के बाद भी देखेंगे ना, तो वो क्या होगा, वैसा ही रहेगा। और बाकी ये सारी चीजें भी, जैसे कि एक मोन्यूमेंट हो सकता है या फिर बिल्डिंग्स भी जो होते हैं, इनके स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा कुछ वहां पे चेंजेस नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये सब जो चीजें हमारे आसपास है, कि तो अगर पूछा जाएगा कि इन सब के बीच में सबसे कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, मतलब ये सब में एक सिमिलर चीज वहां पे क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, कुछ चीजें इनके अंदर वहां पे देखिए कलर के हिसाब से, शेप और साइज के हिसाब से देखेंगे तो वो सब क्या होते हैं, एक दूसरे से काफी अलग दिखते हैं। लेकिन एक चीज अगर हम पूछना चाहेंगे कि ये सब के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है जो सभी में वहां पे दिखता है, तो हम बोलेंगे हाँ, कुछ ना कुछ तो कॉमन है जो वो सब में दिखता है, जो क्या होते हैं, हम बोलेंगे ब्रिक्स। मानिए कि जैसे कि वो बड़ा सा टावर था, एक मोन्यूमेंट था या फिर बड़ा सा बिल्डिंग था, सब में क्या है, शेप साइज कलर ये सब तो अलग थे ही, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहां पे एक चीज कॉमन क्या था, क्या बोलेंगे कि बहुत सारे तो क्या किससे बने हैं, ईंट से बने हैं आपके, जिसको हम ब्रिक बोलते हैं। तो अभी मानिए अगर ये सारी चीजें जो हमारे एनवायरमेंट में रहते हैं, जो हो सकते हैं देखने में उनके स्ट्रक्चर में इतने अलग अलग होते हैं, बट उसके बॉडी में भी क्या है बच्चों, ये कॉमन स्ट्रक्चर की तरह ब्रिक से बने हैं। दैट मीन्स तो पूछा जाएगा कि सबसे बेसिक यूनिट ये तीनों स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखे, तो अब आराम से बोल सकते हैं क्या है, ये आपका ईंट होता है जो सबसे बेसिक यूनिट होगा। सो बोल सकते हैं कि ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये ब्रिक्स क्या है, वहां पे बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यहाँ पे काम करेगा। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या हो गया बच्चों, फिर कि जो स्ट्रक्चर जो सबसे स्मॉलर पार्ट होते हैं, वो जैसे कि बड़ा सा टावर बनता है, एक बड़ा सा मोन्यूमेंट बनेगा या फिर कोई बड़ा सा बिल्डिंग भी बनेगा, वो पार्ट का सबसे स्मॉलर पार्ट जो क्या करता है, हर तरीके के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हेल्प करेगा, वो सबसे स्मॉलर पार्ट को क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ब्रिक। तो अभी सवाल आया है, हमारा तो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पे हम ईंटों के बारे में क्यों बात करते हैं। अभी देखिए जैसे कि ये सारी चीजें हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, जो अपने स्ट्रक्चर मतलब वो अपने पूरे शेप और साइज लाने के लिए उन सब में छोटे छोटे ईंट कितने कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनके मदद से ही जब जोड़ेंगे एक बड़ा सा बिल्डिंग वहां पे बन के तैयार होता है। तो अभी हमारा सवाल ये आएगा कि जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग थिंग्स भी वहां पे रहते हैं, जैसे कि मानिए पेड़ होता है,
जानवर होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो सब भी तो लिविंग है ना, जो ग्रो करते हैं, उनको फूड वाटर चाहिए, वो क्या करते हैं, सराउंडिंग से रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो अभी मान लीजिए अगर नॉन लिविंग चीजें अगर एक चीज से बनते हैं, अगर मान तो क्या होगा कि लिविंग चीजें जो होते हैं तो वो भी क्या एक जगह से ही बन सकते हैं, एक चीजों से बन सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास रहते हैं, माने वो पेड़ होते हैं, बहुत सारे अलग जानवर हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, बटरफ्लाइज हो सकते हैं, तो इतने सारे जो सारे पार्ट्स या फिर इतने सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में रहते हैं, तो इनका भी कोई बेसिक यूनिट है क्या जो क्या करता है, इन सबको बनाने के लिए हेल्प करेगा, इरिस्पेक्टिव दिस साइज, शेप और कहाँ पे वो लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि दे ऑल्सो डिफर इन साइजेस है, जैसे कि वो तीनों बिल्डिंग्स हमने जब देखा, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स था, टावर था, या फिर जो आपके बिल्डिंग्स थे, वो देखने में अलग थे लेकिन उनका बेसिक यूनिट हमें क्या पता चला, एक ईंट होता है। उसी हिसाब से ये जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या है, देखने में, उनके कलर में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक में एक दूसरे से काफी अलग है। फिर भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर वो क्या करता है, वो सबको जोड़ के, जैसे कि वो सबको बनाने में वहां पे हेल्प करेगा। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं जैसे कि वो सब स्ट्रक्चर बनाने के लिए कैसे ईंट वहां पे रोल प्ले किया ना, वैसे ही ये भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मैटर नहीं करेगा वो कौन से शेप के हैं, कौन से साइज के हैं, कौन से कलर के हैं, या फिर कौन से हैबिटेट में रहते हैं, वो सभी क्या होगा बच्चों, ये सब का भी एक वहां पे कॉमन बिल्डिंग यूनिट वहां पे होता ही है, क्योंकि वही होगा जिसके वजह से तो ये सारे स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो सकते हैं ना। और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं बच्चों, लाइफ प्रोवाइड करते हैं या फिर जो भी सारे काम करने के लिए हेल्प करते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, वहां पे सेल। तो हमारा जो आज टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स कि सब जो भी लिविंग, जो भी चीजों को हम लिविंग मानते हैं, तो वो सबके बॉडी में सबसे बेसिक, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है और वो किस तरीके से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हेल्प करेगा, जो क्या होता है बच्चों, सेल। जैसे कि नॉन लिविंग चीजें अगर अलग अलग चीजों से बनते हैं, उनके बॉडी में एक बेसिक यूनिट मिलता है, उसी हिसाब से जितने भी हमारे लिविंग चीजें हमारे आसपास होते हैं, उनके बॉडी में भी सब एक सबसे छोटा वाला बेसिक यूनिट हमें जो दिखता है वो क्या होता है बच्चों, सेल, CELL, जिसका टर्म हम लिखेंगे, जो आप मिस प्रोनाउंस कर सकते हैं कि मैथ्स में जो सेल हम यूज करते हैं बैटरी का सेल होता है, बट बायोलॉजी में ये जो सेल टर्म होता है उसका आप स्पेलिंग लिख सकते हैं CELL। और ये जो सेल जो वर्ड हमने दिया है अभी हम देखेंगे इसका नाम सेल ही क्यों पड़ा, ये कैसे डिस्कवर हुआ, या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक वहां पे क्या थे। तो बच्चों ये जो सेल चीजें हैं, ऑब्वियसली अभी देखिए हम भी तो लिविंग है, तो सेल हमें दिखते क्यों नहीं, या फिर इनके होए बोल के हमें पता कैसे नहीं चला। तो साइंटिस्ट ने जो सेल के बारे में बताने के लिए या फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया था कि वो सेल कैसे डिफाइन कर सकते, सेल का रोल क्या प्ले होता है, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक इंस्ट्रूमेंट का डिस्कवर किया था, जिनको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, माइक्रोस्कोप। अभी देखिए हमारे आसपास इतने लाखों करोड़ों चीजें हैं, बट क्या है कि हमारे आंखों के पास इतने पावर नहीं है कि वो सभी चीजों को अपने शेप और साइज के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से देख सके, क्योंकि हमारे आई का उतना पावर भी तो नहीं है ना। तो वहां पे क्या करते हैं, हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मानिए बाइनोकुलर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। उसी हिसाब से जितने भी सारे स्मॉलर चीजें होते हैं हमारे आसपास, तो वो सबको देखने के लिए हम जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो पार्ट को क्या, वो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, माइक्रोस्कोप। जैसे कि पता चल जाता है माइक्रो का मतलब क्या है बच्चों, वेरी स्मॉल। तो वैसे ही जो सब वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम क्या है, माइक्रोस्कोप। और जब माइक्रोस्कोप डिस्कवरी हो गया, तो ये माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद ही हम क्या बता सकते हैं कि ये सेल क्या है, ये सब के बारे में हमें आइडिया आ गया। तो ये जो सेल क्या है,
किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो वो सब के बारे में पहली बार इन द ईयर ऑफ 1665 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या है बच्चों वहां पे, रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक बेसिकली डिस्कवर्ड द सेल, मतलब पहली बार किसमें सेल क्या है या फिर सेल का एग्जिस्टेंस है बोल के रॉबर्ट हुक ने वहां पे बताया था। अभी देखिए जैसे कि हमने पढ़ा वो तो बहुत स्मॉलर यूनिट होता है ना, तो खाली आंख से दिखेगा नहीं, तो रॉबर्ट को पता कैसे चला कि वहां पे एक सेल एग्जिस्ट करता है बोल के, तो उन्होंने भी वहां पे क्या किया था, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, वहां पे उन्होंने अपना एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बनाया था जिसका स्ट्रक्चर भी क्या था बच्चों, माइक्रोस्कोप ही था। और उन्होंने क्या किया था कि अपने माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या किया था, ये जो पेड़ होता है प्लांट का, बार्क उन्होंने यहाँ पे लिया था। बार्क का मतलब है द डेड आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ ए प्लांट सेल। तो ये पेड़ का जो उन्होंने डेड आउटरमोस्ट कवरिंग जो बार्क के सेल को उन्होंने लिया था, और वो बार्क के सेल को जब उन्होंने क्या किया था, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में, जिसको हम कॉर्क बोलते हैं ये बार्क के पीस को, तो उसको जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो आप देख सकते हैं जब उन्होंने ये बार्क को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कितने सारे छोटे छोटे जैसे कि बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे आराम से दिख रहे हैं। लेकिन देखने में आपको ये किसकी तरह दिखेगा बच्चों, एक हनीकॉम्ब की तरह, मतलब जैसे कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है जहाँ पे वो घर बना के रहता है। अगर आप यही बार को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, वही बीस वैक्स की तरह है, जहाँ पे हनी भी रहता है, मधुमक्खी रहता है, उसके तरह ही देखने लगा। तो रॉबर्ट हुक ने पूछा कि मतलब उन्होंने सोचा कि प्लांट का बार्क हमने लिया, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप में हमने देखा ये क्या वो हनीकॉम्ब की तरह दिख रहा है। तो बाद में उन्होंने क्या बताया कि ये जो सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, मतलब छोटे छोटे स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या होगा बच्चों, हर लिविंग बॉडी में उनको पाया जाता है, हर लिविंग बॉडी पे वो मिलेगा ही, और जिनका स्ट्रक्चर किसके साथ जैसा सेम होता है, हमेशा हनीकॉम्ब का जो स्ट्रक्चर है उसके जैसा वो दिखता है। और बाद में उन्होंने क्या नाम दिया कि ये जो पार्ट है, जो क्या उन्होंने पहली बार जब प्लांट के बार्क को या फिर उनके कोर को लेके माइक्रोस्कोप में देखा, और माइक्रोस्कोप में देखने से ये आपको आसानी से दिख रहा है बाहर से, जैसे कि उसकी आउटर लाइंस प्रेजेंट है, और जैसे छोटे छोटे रूम्स होते हैं ना, स्मॉलर रूम्स होते हैं, तो वही रूम की तरह इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, जिसका हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हनीकॉम्ब। जैसे कि वो देखने में आपको आराम से वो हनीकॉम्ब की तरह दिख रहा है। तो ये सारे स्ट्रक्चर का नाम किसने दिया, उन्होंने ये सभी पार्ट को उन्हें लेबल किया एज अ सेल। तो ये जो पहले जो ये स्मॉलर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक ने बताया बाय यूजिंग दिस माइक्रोस्कोप दैट ही इन्वेंटेड, तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया, सेल। क्योंकि लैटिन में सेल का मतलब क्या होता है बच्चों, वहां पे लिटिल रूम, या फिर हम बोल सकते हैं उनको स्मॉल कंपार्टमेंट्स। तो क्योंकि आपने बोले कि इसका नाम सेल क्यों दिया गया, क्योंकि जब रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट ये जो बार्क के ट्री को उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा, तो वो क्या दिख रहे बच्चों, छोटे छोटे रूम्स की तरह यहाँ पे दिख रहे हैं या नहीं। और उसके हिसाब से उन्होंने लैटिन लैंग्वेज से एक पर्टिकुलर वर्ड चूज किया जिसका नाम है सेल, जिसमें इंग्लिश का मतलब क्या होता है बच्चों, उनको लिटिल रूम और स्मॉल कंपार्टमेंट। तो अभी आपको पता चल गया होगा इसका नाम वहां पे सेल क्यों दिया गया। तो अभी देखिए सेल डिस्कवर हो गया, तो अभी मतलब सेल होता क्या है, कैसे इसको डिस्कवर हुआ वो पता चल गया। लेकिन हम सेल को कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, वो सेल यहाँ पे किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकता है, तो उसके लिए देखिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जहाँ पे हम किसका लेते हैं, यहाँ पे ऑनियन पिल सेल का हम यहाँ पे लेंगे। अभी देखिए ऑनियन का पिल मतलब प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा। तो हमने क्या किया बच्चों, अभी देखिए जब रॉबर्ट हुक ने जब सेल को देखा था माइक्रोस्कोप में, तो वो क्या दिख रहा था बच्चों, स्मॉलर रूम की तरह दिख रहा था या नहीं। तो यहाँ पे भी क्या सभी पार्ट में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है या नहीं होता है, ये तो हमें भी जानना है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम एक एक्टिविटी करेंगे बाय टेकिंग ए स्मॉल पील ऑफ ऑनियन, जो ऑनियन का छोटा सा पीस, छोटा सा टुकड़ा लेके हम भी अभी माइक्रोस्कोप में देखने वाले हैं, तो वो अंदर से वहां पे कैसा दिखता है। तो देखिए बच्चों
जब हमने ऑनियन के एक छोटा सा स्लाइस, एक छोटे से टुकड़े को हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखने लगे, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे कि आपको हनीकॉम्ब दिख रहा था ना, कि छोटे छोटे रूम्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, उसी हिसाब से क्या हुआ कि जब ये सेल को उन्होंने यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो वो क्या देख रहे थे, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपको ये दिखने लगे। तो उन्होंने अभी क्या पता चला कि नॉट ओनली इन द बार्क ऑफ द ट्री, बट अगर एक ऑनियन पील को अगर लेंगे, जिनको भी हम तो लिविंग बोलते हैं ना, क्योंकि वो पेड़ से आता है, तो ये वाले पार्ट में भी क्या आपको मिलेगा, ऐसे स्मॉलर कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर आपको आसानी से दिख सकते हैं, जहां पे उन्होंने उसके डिफरेंट पार्ट का नेमिंग भी किया, जो नेमिंग हम आगे बाद में देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ये एक अगर कोई पार्ट होता है, दैट मीन्स कोई प्लांट हो, एनिमल हो, या फिर कोई भी पार्ट हो, सभी के बॉडी में क्या है बच्चों, ये स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर हमेशा दिखेंगे ही। और ये वाले जो टेस्टिंग से हमें क्या पता चल गया कि वहां पे ऑनियन का पील लेंगे या फिर कोई भी लिविंग बॉडी का अगर पार्ट लेंगे, माइक्रोस्कोप में देखने से जैसे भी ये स्मॉलर स्ट्रक्चर आपको जैसे भी मिलेगा, जिनका नाम क्या लेते हैं बच्चों हम लोग, सेल। तो वहां पे रॉबर्ट हुक का एक्सपेरिमेंट क्या था, देन उसका हम देखेंगे कि वो किस तरह से मिले। तो अभी हम बात करेंगे देन हाउ कैन यू डिफाइन ए सेल। अगर कॉर्क में मिल जाता है आपको, ऑनियन में मिल जाता है, तो चलिए अभी सेल को डिफाइन करते हैं। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द कॉमन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। तो कोई भी अगर एक लिविंग स्ट्रक्चर होता है, इट इज द कॉमन बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन। कॉमन मतलब जो सब में दिखने वाला है, और उसके साथ साथ वो एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल मतलब वो जितना भी बड़ा या छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका बॉडी पूरी तरह से बनाने के लिए वो हेल्प करेगा, और उसके साथ साथ इट ऑल्सो एक्ट लाइक अ फंक्शनल यूनिट। दैट मीन्स अगर वो छोटा सा सेल अगर अपना काम ठीक से करता है, तभी जाके क्या कर सकते हैं, बाकी सारे पार्ट वहां पे अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाएगा आपको डिफाइन सेल्स, हम बोल सकते हैं इट इज द कॉमन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। जो क्या होता है बच्चों, सेल। तो देखिए बच्चों, सेल कैसे डिस्कवर हुआ, ऑनियन पील में हमने उनको कैसे डिफाइन किया, उसका डेफिनेशन क्या था, ये ऑलरेडी हमने खत्म कर दिया। अभी हमारा जैसे कि हमें पता चला कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो हमें मिला वो होता है आपका सेल, और वो वर्ड का मतलब क्या था। तो अभी हम देखेंगे कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो क्या सभी के सेल ऐसे ही डिस्कवर हुए या फिर कुछ और तरीके से उनका डिस्कवर हुआ। तो यहाँ पे हम बच्चे बोल सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने पहली बार जो सेल डिस्कवर किया वो कहाँ से था बच्चों, बार्क से। और जो बार्क है दैट इज द डेड पार्ट ऑफ ए प्लांट बॉडी, मतलब प्लांट का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जो होता है, जो बोलेंगे डेड पार्ट से बना है, वो था आपका पहला सेल जो डिस्कवर हुआ था। दैट मीन्स अगर बोल सकते कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया दैट वाज डेड सेल, जस्ट मीन्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट कुछ होता नहीं था। नेक्स्ट हमारे और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एवी लीवनहॉक, या फिर बोल सकते उनका कंप्लीट नेम एंटोनी वन लीवनहॉक, जिन्होंने क्या किया था बच्चों, फर्स्ट एवर लिविंग सेल उन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये आपका सवाल आएगा कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। तो आप लिख सकते हैं कि पहली बार सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने, लेकिन पहली बार एक लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, मतलब एंटोनी वन लीवनहॉक। और उसके साथ साथ कि पहली बार माइक्रोस्कोप जो भी था वो भी किसने डिस्कवर किया था या फिर किसने बनाया था बच्चों, एंटोनी वन लीवनहॉक ने। इसीलिए उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, किस तरह से वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं या फिर हार्मफुल हो सकते हैं, ये सभी हम कर पाए साइंस की मदद से बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोप। और क्योंकि माइक्रोस्कोप उन्होंने इन्वेंट किया था एवी लीवनहॉक, जिनको हम एंटोनी वन लीवनहॉक बोलते हैं, तो उनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। और उसके साथ साथ ये आप तो एक छोटा सा टर्म याद रख लेंगे कि वहां पे जो सेल होता है, हमें पता चल गया कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। और जो हमारे बायोलॉजी का साइंस का एक पर्टिकुलर ब्रांच है जो इस सेल के बारे में ही स्टडी करता है, उसके स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में, उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, साइटो
लो जी, तो ये कुछ आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं कि हु डिस्कवर्ड सेल, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल एंड व्हाट इज साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी मतलब हम बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच बेसिकली स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए सेल। तो वो क्या होता है बच्चों, साइटोलॉजी। तो सेल क्या है पता चल गया, अभी पता चल गया सेल क्या होता है, कैसे डिस्कवर हुआ, हमने क्या क्या देखा। अभी देखिए कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अभी देखिए जैसे कि सबके शेप स्ट्रक्चर ये सब सारे सेम नहीं होते, सबके अंदर तो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो सेल होता है वो क्या सभी के बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल सेम ही रहते हैं, वहाँ पे अलग होता है। उसके हिसाब से हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमने उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पोजेस बाय द सेल, कितने ज्यादा या कितने कम नंबर ऑफ सेल होते हैं। तो नंबर के बेसिस पे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं। एक आता है हम लिखेंगे वहां पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक क्या होता है बच्चों वहां पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑन द नंबर ऑफ बेसिस ऑफ सेल, सेल्स आर 2 टाइप, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो बच्चों यूनिसेलुलर अगर बोलेंगे तो देखिए बच्चों यूनि का मतलब क्या होता है 1, दैट मीन्स बोलेंगे कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ 1 सेल, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं whose body is mainly made up of many cell, बहुत सारे सेल से अगर बनते हैं तो वो सारे को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो नंबर के हिसाब से सेल हमारे 2 प्रकार के हैं, यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। तो देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि जितने भी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने बॉडी के सारे फंक्शन, अपने बॉडी के सारे स्ट्रक्चर फंक्शन कर सकते हैं एक ही सेल की मदद। यहाँ पे हमारे बॉडी में तो सारे फंक्शन करने के लिए अलग अलग पार्ट है ना, लेकिन अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे तो उसके बॉडी में जो एक सिंगल सेल होता है वही सिंगल सेल उसके बॉडी के सारे तरीके के फंक्शन को अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए वहां पे हेल्प करेगा। और जहां पर हम बात करेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या लिखा है, मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी, ताकि उसके बॉडी में वो क्या कर सकता है डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट बाय डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल की मदद से वहां पे काम करेगा। जैसे कि खाने के लिए हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं, चलने के लिए पैरों का इस्तेमाल करते हैं, उसी हिसाब से क्योंकि यहाँ पे मेनी नंबर्स ऑफ सेल है तो वो सारे सेल क्या करते हैं ग्रुप्स बना देते हैं, और ग्रुप्स बना के पर्टिकुलर फंक्शन वहां पे परफॉर्म करते हैं। और ये जो बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो वो जितने भी हमारे लोअर स्पीशीज के एग्जांपल भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके को एग्जांपल में जैसे कि आपका क्लैमाइडोमोनास आ सकता है, आपके पैरामीशियम आ सकता है, या फिर सम बैक्टीरियास होते हैं। दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और आप देख सकते हैं जितने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सब में क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि आपके मशरूम्स हो सकते हैं, या फिर पेड़ हो सकते हैं, या फिर हम तो एग्जांपल है ही। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर जितने भी लोअर स्पीशीज होते हैं वो सब होंगे, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी आपके हायर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ये सभी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों, आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, ये आपको पता चल गया। अभी हम देखने वाले हैं कि जो सेल था, अभी देखिए सेल जब डिस्कवर हो गया तो वहां पे सेल होता क्या है, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जिसके लिए हमने क्या किया है कि साइंटिस्ट ने एक चीज वहां पे जहाँ पे सेल के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को इलाबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या दिया है बच्चों, वहां पे सेल थ्योरी दिया है। तो क्या होता है सेल थ्योरी, तो यहाँ पे लिखा गया है डिफरेंट साइंटिस्ट प्रपोज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेल, जहाँ पे उन्होंने बताया कि सेल ऐसा होता है वैसा होता है, या फिर उसमें कौन से सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पे हम देखेंगे कि जो फर्स्ट एवर सेल थ्योरी था that was given by 2 different scientists, जिनका नाम लिखा है, एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। एक का नाम मैथ्यू स्केलेडियन और एक थे थियोडोर स्क्वान। सो दीज आर द 2 साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था बच्चों, फर्स्ट एवर सेल थ्योरी उन्होंने दिया था। और बाद में हम देखे जाएगा कि वहां पे और क्या थ्योरी ऐड हुआ। तो उन्होंने क्या बोला था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो उन्होंने ये बता दिया था कि कोई भी
लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, सबके बॉडी के अंदर क्या होता है बच्चों, सेल जैसे भी रहेगा, वो प्लांट हो या एनिमल हो, सेल सबसे बेसिक यूनिट यहाँ पे होता है। तो जहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि वो प्लांट हो, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर हम स्टडी करें, या फिर एक एनिमल हो, कोई भी एनिमल की अगर बात करेंगे तो सबका बॉडी कैसा होता है बच्चों, जैसे भी वहां पे सेल से बनेगा ही। ये आपका पहला सेल थ्योरी का पॉइंट था। फिर बाद में और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रोनाल्ड विको, तो उन्होंने क्या बोला कि ये तो सेल तो सबके प्लांट या एनिमल बॉडी में होता है, वो तो उनको पता चल ही गया, लेकिन ये सेल आता कहाँ से, सेल बनता कैसे है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ऑल सेल आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जितने भी सेल होते हैं ना बच्चों, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फाउंड होते हैं, तो वो सारे सेल क्या होंगे बच्चों, हमेशा उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब उससे पहले जो सेल प्रेजेंट होते हैं वहां से डिस्कवर होके, वहां से प्रोड्यूस होके यहाँ पे आते हैं। और जो किसका पोस्टुलेट था बच्चों, यहाँ पे रोडोल्फ विर्को का। तो वहां पे पहले दो साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी इनिशिएट किया और रोडोल्फ विर्को ने क्या किया था, वही सेल थ्योरी को वापस से एक्सटेंड भी किया था। तो सेल थ्योरी हमें क्या है, किसने डिस्कवर किया, वो हमें पता चल गया। तो दैट मीन्स हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारा पहला वाला सेल होता है, जब वो क्या करेगा बच्चों, इट अंडरगो डिविजन, जो अपने आप को वो डिवाइड करता है, तो डिवाइड करते करते वो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे फाइनली हमें दो नंबर ऑफ सेल मिलेंगे, और वो दो सेल जब वापस से खुद को डिवाइड करते करते जाते हैं, तो वहां से क्या होगा बच्चों, न्यू सेल्स हमेशा वहां पे आते रहते हैं। तो यहाँ से जस्टिफाई हुआ या नहीं कि जितने भी सारे सेल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं बच्चों, उनके प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो सेल उनसे पहले भी वहां पे होते हैं। तो ये सेल थ्योरी आपका पता चल गया कि सेल आता कैसे है, उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो फिर जैसे कि हमारा जैसे कि माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया, जैसे कि माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन की वजह से बहुत सारे न्यू चीजें हमें पता चल गई। लेकिन मानिए जैसे कि साइंस डेवलप हो रहा है, तो माइक्रोस्कोप तो डेवलप वहां पे हो रहा होगा, उसके हिसाब से हमारा जो सबसे वेल एडवांस माइक्रोस्कोप क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वहां पे 1940 में डिस्कवर हुआ बाय द साइंटिस्ट नेम एज नॉल एंड रुस्का। तो उन्होंने ये दो साइंटिस्ट ने जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, तो क्या हो गया कि सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या होता है, अभी रॉबर्ट हुक ने से बाहर वाला एरिया देखा था ना, लेकिन जब क्या हो गया हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, तो वहां पे क्योंकि इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके वजह से सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी क्या था क्या नहीं था वो भी हमें पता चल गया। तो वहां पे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम बोल सकते हैं जिसका मैग्नीफाइंग पावर होता है अराउंड या फिर मोर देन 2 लाख टाइम, जिसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, स्मॉलर से स्मॉलर स्ट्रक्चर भी क्या कर सकते हैं बच्चों, इसके इस्तेमाल से हम आराम से देख सकते हैं। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है ये सभी के बारे में उनको वहां पे आइडिया वहां पे आ गया। तो अभी देखिए बच्चों, अगर सेल डिस्कवर हो गया और सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर भी हम देखने लगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसकी माइक्रोस्कोप की मदद से अलग अलग तरीके के सेल कैसे होते हैं वो देख सकते हैं। तो जहां पे बोल सकते हैं कि जितने भी सारे सेल्स होते हैं उन सब का क्या है, शेप जो होता है, फंक्शन जो होगा, स्ट्रक्चर, दे आर नॉट अलाइक, वो हमेशा सेम नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में कौन से ऐसे शेप्स के वहां पे सेल मिलते जाते हैं, जिसे कि हम देख सकते हैं कि डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट सेल्स फॉर द फंक्शन, बिकॉज सभी ऑर्गेनिज्म सेम नहीं, अभी हम और आप भी कहाँ सेम है, हम लिविंग है, सबके बॉडी में सेल है, बट देखने में क्या होता है उनका शेप और साइज अलग होता ही है। वैसे ही हम बोल सकते हैं कि क्योंकि सेल सभी का काम, सभी का फंक्शन एक नहीं होता, तो वो जिस तरह का काम करते हैं उसके हिसाब से सेल का शेप वहां पे भी क्या होता है बच्चों, अलग हो जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल कि कलमनार मतलब पिलर लाइक सेल्स कौन से होते हैं बच्चों आपके, जैसे कि शेप लाइक कॉलम, और पिलर लाइक सेल्स क्या होते हैं बच्चों, हमारे बॉडी के एपिथेलियल सेल। आप देख सकते हैं हमारे स्किन में, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर ये जैसे पिलर लाइक सेल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो ये सब
सब क्या होते हैं बच्चों, एपिथेलियल सेल, जो कुछ कॉलमनर होते हैं, और कुछ सेल हम देख सकते हैं वहां पे सर्कुलर बाइकॉन्केव सेल के होते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, आरबीसी। आप देख सकते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, खून में होता है, उसका क्या होता है स्ट्रक्चर बच्चों, सर्कुलर होगा और कॉन्केव से, बीच में वहां पे जैसे कि यहाँ पे फोल्डिंग से आपको मिल जाएंगे। वैसे हम देख सकते हैं कुछ सेल्स होते हैं विच आर स्पिंडल सेल, जैसे कि हम बांधने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं जो फोल्डेबल होते हैं, उसी हिसाब से हमारे बॉडी के स्पिंडल शेप सेल कौन होते हैं बच्चों, जितने भी सारे जैसे कि स्प्रिंग फाइबर चीजों को बांधने के लिए हम यूज करते हैं थ्रेड लाइक पैटर्न का, वैसे ही थ्रेड लाइक पैटर्न में कौन होता है बच्चों, हमारे जितने भी सारे जैसे कि थ्रेड लाइक पैटर्न हम बनाते हैं, वैसे स्पिंडल सेल्स क्या होते हैं हमारे बॉडी के मसल सेल। तो आप देख सकते हैं मसल्स जैसे कि धागा होता है, एक रस्सी होता है, कैसे वहां पे टेढ़ा मेढ़ा होकर हम चीजों को नीट बांध सकते हैं, टाई कर सकते हैं। तो ये जो मसल सेल होते हैं वो भी क्या होंगे, ऐसे आपके स्पिंडल शेप होते हैं। वैसे ही जैसे कि हमने डिफरेंट शेप देखा, और हम देखेंगे कुछ हमारे सेल विच आर ओवल, जो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, वो क्या होता है ओवम और एग सेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवम या फिर जो एग होता है वो क्या होता है बच्चों, हमेशा वहां पे ओवल शेप अपना वहां पे मेंटेन कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। उसी हिसाब से कुछ सेल्स होते हैं जिनका कोई शेप ही नहीं है, हमेशा शेप अपना बदलते ही रहते हैं। तो ये वाला सेल कौन से होते हैं, हमारे एमीबा का, एमीबा, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको नाचता हुआ दिख रहा है, जिसका कोई वहां पे शेप और साइज है नहीं। उसके साथ साथ हमारे बॉडी के जो WBC सेल्स भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल, तो वो सब भी क्या होते हैं बच्चों, इरेगुलर शेप के वहां पे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ सेल्स होते हैं जो कंप्लीटली सर्कुलर, पूरे सर्कुलर शेप के होंगे, वो कौन से होते हैं, ह्यूमन फैट सेल, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जितने भी फैट सब्सटेंस वहाँ पे जमा होके रहेंगे, तो वो भी फैट सेल की कौन सी शेप के होते हैं बच्चों, वहाँ पे सर्कुलर शेप के होंगे। फिर हम देखेंगे ब्रांच, मतलब कुछ सेल्स होते हैं जिनका पूरा थ्रेड लाइक पैटर्न में, जैसे कि ब्रांच, जैसे कि पेड़ों के रूट्स होते हैं, जड़े होते हैं, कैसे ब्रांच बन के स्प्रेड होते हैं, वैसे हम देखेंगे कुछ हमारे सेल्स भी वहाँ पे ब्रांच शेप के हैं, जो कौन सा होता है बच्चों, ह्यूमन बॉडी का नर्व सेल, जो मैसेजेस को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही मैसेजेस क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली हमारे सराउंडिंग से ब्रेन तक यहाँ पे ट्रांसफर होके आ सकते हैं। तो उसके बाद जैसे कि हम देखेंगे कुछ सेल्स हमारे वहाँ पे स्पाइरल भी होते हैं, जैसे कि पूरे एक दूसरे के साथ रोटेट होके प्रेजेंट होते हैं स्प्रिंग शेप। तो ये क्या होते हैं, हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, स्पिरुलिनम बैक्टीरिया, जो क्या होगा बच्चों, अगर देखना चाहेंगे तो वो किस तरह से होंगे, वहां पे स्प्रिंग शेप, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रिंग शेप के फॉर्म में भी वहां पे वो प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि बच्चों हमने डिफरेंट शेप देखे, या अभी हमारा लास्ट शेप जो होता है वो क्या होगा, वहां पे रेक्टेंगुलर शेप भी यहाँ पे हो सकता है, जो क्या होता है स्पाइरोगैरा, जो एक एल्गी होता है, उसके बॉडी में भी अगर देखेंगे ऐसा वो एक फिलामेंटस, एक रेक्टेंगुलर algae के फॉर्म में भी वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो भी रॉड शेप भी होते हैं, जैसे कि पिलर की तरह, जो कौन से होते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया, जो कंप्लीटली रॉड शेप में यहाँ पे रहेंगे। तो बच्चों इतना सारा जो हमने एग्जाम्पल देखा वो किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल सेट। जैसे कि हमने पढ़ा नंबर्स के बेसिस पे सेल अलग अलग थे, यूनिसेलुलर थे, मल्टीसेलुलर थे, उसी हिसाब से शेप के हिसाब से भी क्या है बच्चों, ये सारे स्ट्रक्चर सेल्स वहां पे अलग अलग होते हैं। और जहां पे हम बता सकते हैं कि द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन इट परफॉर्म, मतलब एक सेल वहां पे किस तरीके का काम कर सकता है, किस तरीके का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकता है, उसके हिसाब से वहां पे क्या होगा, सेल का शेप वहां पे कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो अभी हमने नंबर्स के बेसिस में सेल का टाइप देख लिया, उसके शेप के हिसाब से उनका सेल का टाइप देख लिया। अभी हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से वहां पे वो बना होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, मतलब जैसे कि सभी सेल का काम एक नहीं है तो दिखेंगे भी क्यों एक जैसा वो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जनरली जब एक सेल होता है दैट इज समव्हाट
सर्कुलर इन शेप, जो क्या होता है बच्चों, एक नॉर्मली हमारे एक एनिमल सेल का वहां पे हम स्ट्रक्चर बता सकते हैं। और वहां पे ये जो सर्कुलर शेप दैट इज फाउंड इन एनिमल सेल, वहां पे हम क्या देखेंगे कि सबसे बाहर वहां पे क्या होगा, अगर एक एक्स्ट्रा कवरिंग ऐसा अगर प्रेजेंट अगर हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वहां पे सेल वॉल, जो पर्टिकुलरली क्या होगा बच्चों से प्लांट सेल में यहाँ पर दिखने वाला है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ये एक एनिमल सेल का है, बट एक प्लांट सेल अगर होगा तो उसके आसपास एक्स्ट्रा हार्ड आउटरमोस्ट कवरिंग यहाँ पे बन जाता है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग वहाँ पे सेल वॉल, जो क्या करता है उसको हर तरह के अनफेवरेबल कंडीशन से उसको वहाँ पे वो प्रोटेक्शन दे सकता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो सेल वॉल के बाद, मानिए अगर इसको हम सेल वॉल अगर हम मान लेते हैं, तो ये तो पहला वाला पार्ट आपका सेल वॉल है जो सिर्फ प्लांट्स में दिखेगा। तो उसके छोड़ के और एक नेक्स्ट में आप देख सकते हैं एक लिविंग मेम्ब्रेन यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वहां पे सेल मेम्ब्रेन, जिसको ऑर्डरली क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इनको बोल सकते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि सेल को बेसिकली उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको सेपरेट करके रखेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन और इसके बीच में जो यहाँ पे लिक्विड कंपोनेंट यहाँ पे आपको मिलता है, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे बच्चों, साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म क्या है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये हम आगे देखने वाले हैं। फिर उसके बाद देखेंगे वो साइटोप्लाज्म के अंदर आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट शेप, डिफरेंट स्ट्रक्चर के ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, जो सबको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग सेल ऑर्गेनेल। और जो जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लीवर, किडनी, जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके हिसाब से ये सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल होता है, तो वो सब में भी डिफरेंट ऐसे टाइनी स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सेल ऑर्गेनेल, जो भी अलग अलग तरीके के यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो अभी ये जो सारा हमने देख लिया, ये सारे स्ट्रक्चर होते क्या है, किस तरह के काम करते हैं, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला वाला हमारा स्ट्रक्चर का नाम हम क्या देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, आप देख सकते हैं इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ ए एनिमल सेल। एनिमल सेल का सबसे बाहर वाला जो कवरिंग होगा वो होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। बट अगर प्लांट सेल की बात करेंगे, इट इज द सेकेंड मोस्ट कवरिंग, क्योंकि पहले तो सेल वॉल था ही ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज द थिन आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल। सबसे सेल का सबसे बाहर वाला लेयर होता है। और उसके साथ ये सेल क्या करता है कि सेल को या फिर इंटरनल पार्ट ऑफ सेल को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, कि हमारे घर की दीवारें क्या करती है, बाकी सब घरों से हमें अलग करती है, वैसे ही ये जो सेल क्या करता है, ये फिर सेल का मेम्ब्रेन वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल को उसके बाहर के एनवायरनमेंट से यहाँ पे सेपरेट करके रखता है। उसके साथ हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग तो करके रखेंगे ही, उसके साथ साथ क्या है कि द सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब अपना शेप और साइज वहाँ पे अच्छी तरह से बदल सकता है। और उसके साथ साथ ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना है बच्चों, लिपिड एंड प्रोटीन से, जिनको एक वर्ड में हम बोल सकते हैं इट इज ए लेयर विच इज लिपो प्रोटीनोस इन नेचर, जो लिपिड और प्रोटीन से यहाँ पे बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपिड और प्रोटीन पे तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिपिड के दो डिफरेंट लेयर्स वहाँ पे दिखते हैं और यहाँ पे प्रोटीन वहाँ पे भी प्रेजेंट है, जो एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। अभी देखिए कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि हमने पढ़ा द कवरिंग ऑफ ए सेल, तो इसका रोल क्या है बच्चों, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट्स सम मटेरियल टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये यहाँ पे जैसे कि कौन सा सब्सटेंस हमारे सेल को चाहिए जो अंदर आएगा और कौन सा सब्सटेंस जो सेल को नहीं चाहिए वो बाहर चला जाएगा, ये वाले फंक्शन को कौन परफॉर्म करता है यहाँ पे बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली
परमिएबल, जिसके मतलब क्या है कि बच्चों कि कभी भी सारे सब्सटेंस कभी सेल के अंदर वहाँ पे आ नहीं सकते, बट वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो क्या करेंगे सेल मेम्ब्रेन की मदद से बहुत इजीली, मतलब बहुत इजीली तो नहीं बोल सकते, जो सेल को चाहिए वो सारे सब्सटेंस अंदर आ जाएंगे और जो सारे स्ट्रक्चर सेल को नहीं चाहिए होता है वो वहाँ पे आराम से क्या करेंगे सेल से बाहर वहाँ पे चले जाते हैं। फिर हम देखेंगे इट ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, तो जैसे कि अलाउ करेंगे सम सर्टेन मटेरियल को, वैसे ही कुछ अनवांटेड सब्सटेंस जो सेल को नहीं चाहिए वो सारे भी क्या हो सकते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन की मदद से वहाँ पे बाहर भी चले जाते हैं। उसके साथ हम देखेंगे कि जितने भी सारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं तो ये जो सब्सटेंस अगर हम बोलेंगे कि अगर वो चीज़ों को आने जाने के लिए मदद करता है तो कैसे उनका मूवमेंट पॉसिबल है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जैसे कि मानिए एक सेल होता है जहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मानिए कि हम देखेंगे कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड द सेल इंक्रीजेस, तो मानिए कि यहाँ पे अंदर CO2 का नंबर, CO2 का वैल्यू वहाँ पे क्या था बच्चों बहुत ही हाई था। और यहाँ पे हमें पता है कि चीजें जो हमेशा होते हैं सब्सटेंस जो मूव होते हैं वो हमेशा कहाँ से कहाँ मूव होंगे, हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे ज्यादा अमाउंट के प्रेजेंट है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करेंगे। तो हमने क्या देखा कि सेल के अंदर क्या हमने माना कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन वहां पे क्या हो गया बढ़ गया, नंबर्स वहां पे ज्यादा हो गए। तो क्या होगा बच्चों बिकॉज यहाँ पे हम देखेंगे ये कौन से अमाउंट का था, हाई नंबर का वहां पे था, ज्यादा ही वहां पे प्रेजेंट थे, तो वो कहाँ मूव करेंगे इन द लोअर पोर्शन, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर से कहाँ चला जाएगा सेल के बाहर चला जाएगा। तो चलिए एग्जांपल्स में देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सब्सटेंसेस क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आप अगर सेल के अंदर कंटेंट यहाँ पे देखेंगे सो कार्बन डाइऑक्साइड नंबर इज मच मोर देन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। और यहाँ पे एक प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों जिनको हम क्या बोलते हैं वहां पे डिफ्यूजन, जो हमें डिफाइन कैसे कराता है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन द डायरेक्ट कांटेक्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे डिफ्यूजन। और यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि सेल के अंदर क्या है ज्यादा अमाउंट के कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है, और देख सकते हैं बाहर जो उसका मीडियम है उसमें क्या है बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लो है। एंड अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन क्या होगा सब्सटेंसेस कहाँ से कहाँ मूव करेंगे फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो आप देख सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर वहां पे ज्यादा अमाउंट के प्रेजेंट थे वो कहाँ चले जाएंगे बच्चों उसके लोअर कंसंट्रेशन वाले मीडियम में वहां पे ट्रांसफर होके चले जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिमिलरली जो O2 कंसेंट्रेशन, O2 का नंबर यहाँ पे ज्यादा सराउंडिंग में ज्यादा था वो भी कहाँ आ जाएगा बच्चों हाई टू लो, तो बाहर हाई था ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन वो कहाँ आ जाएगा अभी सेल के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स हमें पता चल गया कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सेल के अंदर या फिर बोल सकते हैं कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या कर सकता है एक मेन रोल यहाँ पे प्ले करेगा। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वेरियस सब्सटेंसेस थ्रू आउट द सेल। और उसके साथ हम देख सकते हैं कि अभी हम देखेंगे आगे जाके कि वो किस तरीके से कौन से मीडियम में वहां पे रोल प्ले कर सकता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा सेल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि वहां पे कौन से मीडियम में वहां पे सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे किस तरह का मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। तो इसमें से आपका किसी का भी कुछ भी डाउट हो तो जैसे भी आप कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए। थैंक यू।